नमस्कार। अब हम बात करेंगे अनुवाद की सीमाएं और अननुवादिता भाग 3 पर। इससे पहले हमने अनुवाद की सीमाएं और अननुवादिता भाग 1 और 2 पर चर्चा की थी। इस तीसरे सत्र में हमारी चर्चा के केंद्र में रहेगा पाठ की प्रकृति के स्तर पर अनुवाद, सीमाएं एवं अननुवादिता और साहित्यिक पाठ के स्तर पर अनुवाद। साहित्येतर पाठ के स्तर पर अनुवाद पर चर्चा हम इसके अगले सत्र में करेंगे। प्रस्तुति का उद्देश्य रहेगा, प्रस्तुत मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि पाठ की प्रकृति के स्तर पर अनुवाद तथा अननुवादिता से क्या अभिप्राय है, साहित्यिक पाठ के अनुवाद की सीमाएं क्या क्या हैं, साहित्यिक पाठ के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती हैं तथा उनके अनुवाद की समस्याएं क्या क्या हैं और क्या साहित्यिक अनुवाद संभव है अथवा नहीं। अनुवाद की सीमाएं और अननुवादिता विषय को हमने 4 मॉड्यूल में बांटा है। इससे पिछले मॉड्यूल में हमने चर्चा की थी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का अनुवाद, सीमाएं एवं अननुवादिता, जिसके अंतर्गत हमने लोकोक्ति मुहावरों का अनुवाद और अनुवाद की स्थानीय परक सीमाओं की चर्चा की थी और साथ ही अनुवाद की विभिन्न रणनीतियों की ओर भी संकेत किया था। इस मॉड्यूल में हम चर्चा करेंगे पाठ की प्रकृति के स्तर पर अनुवाद, जिसके अंतर्गत 2 प्रकार आते हैं, जिसमें से हम साहित्यिक पाठ के स्तर पर अनुवाद पर चर्चा करेंगे और साहित्येतर पाठ के स्तर पर अनुवाद की चर्चा अगले सत्र में की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि पाठ की प्रकृति के स्तर पर अनुवाद, सीमाएं एवं अननुवादिता के 2 प्रकार हैं, साहित्यिक पाठ के स्तर पर अनुवाद और साहित्येतर पाठ के स्तर पर अनुवाद। साहित्यिक पाठ तथा उसकी विधाओं में आप देखते हैं कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, निबंध आदि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साहित्यिक विधा जो मूलतः सृजनात्मक साहित्य की ओर संकेत करता है, जिसके अंतर्गत कथेतर और कथा के साथ साथ कविता आदि सभी विधाएं आती हैं, जो सृजनात्मक साहित्य का या कहा जाए कि मानव संवेगों के साहित्य से की ओर संकेत करता है। और दूसरा है साहित्येतर पाठ, और उसके अंतर्गत जो विधाएं हैं या जो क्षेत्र है उनमें आता है कार्यालयी साहित्य, प्रशासनिक साहित्य, विधि साहित्य, वाणिज्यिक साहित्य, समाजशास्त्रीय साहित्य, विज्ञान संबंधी साहित्य, मीडिया संबंधी साहित्य, विज्ञापन साहित्य वगैरह। यानी कि वे सभी प्रकार या वे सभी क्षेत्र जो सृजनात्मक साहित्य से इतर हैं, यानी जो ज्ञानात्मक साहित्य के अलग अलग क्षेत्र हैं, तो उन सभी को हम इसके अंतर्गत रखते हैं, जिसके अंदर तकनीकी और प्रौद्योगिकी का साहित्य भी आ सकता है। और हम जानते हैं कि जिस प्रकार ज्ञान का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसी तरह ज्ञान की नई नई विधाएं, नए नए क्षेत्र भी आए दिन नए नए क्षेत्र इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। उसी आधार पर हम देखेंगे किस प्रकार ये साहित्येतर पाठ की जो रेंज है वो भी बड़ी होती चली जाती है। साहित्येतर पाठ पर हम चर्चा क्योंकि नेक्स्ट अगले सत्र में करने वाले हैं, और इस सत्र की चर्चा के केंद्र में रहेगा साहित्यिक पाठ और उसके स्तर पर अनुवाद और अननुवादिता की समस्या। हम जानते हैं कि जब हम साहित्य की बात करते हैं तो सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में हमारा जो रुझान है वो मूलतः सृजनात्मक साहित्य की ओर है। और सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्यकार समाज और संस्कृति के व्याख्याता। अपनी दृष्टि या मनोवृत्ति को साहित्यकार विशिष्ट शैली में व्यक्त करते हैं। हम पीछे देखकर आए हैं कि किस प्रकार साहित्य के विभिन्न रूप होते हैं और किस प्रकार ये साहित्यकार या रचनाकार किस प्रकार समाज में घट रहे सत्यों को, तथ्यों को किस कल्पना के मिश्रण से या मानव मनोवेगों के का आधार लेकर किस प्रकार अलग अलग विधाओं में प्रस्तुत करते हैं। साहित्य में जहाँ एक और दृष्टि से जन्म लेने वाली विषय वस्तु का महत्वपूर्ण स्थान होता है, वहीं दूसरी ओर उस विषय वस्तु की विशिष्ट शैली अपना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हम इस पर भी चर्चा कर चुके हैं कि साहित्य या कोई भी सृजनात्मक साहित्य की जब हम चर्चा करते हैं या किसी भी प्रकार के साहित्य की, तो उसमें 2 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, एक उसका कथ्य पक्ष और एक उसका रूप पक्ष, यानी इसका कंटेंट और फॉर्म। तो यहाँ हम चर्चा जब कर रहे हैं कि विषय वस्तु के साथ साथ साहित्य में उसकी जो विधा है उसका भी स्थान उतना ही महत्वपूर्ण होता है। विषय वस्तु एवं शैली दोनों का अनुवादक का परम दायित्व होता है। अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल विषय को संप्रेषित करे बल्कि उसकी शैली को भी संप्रेषित करे। और इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम विभिन्न विधाओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जब हम साहित्य का अनुवाद कर रहे होते हैं तो कथ्य का अनुवाद कर देना मात्र ही अनुवाद नहीं है, उसका उतनी ही खूबसूरती से उतना ही संप्रेषणशील भी हो जिस प्रकार वह मूल में था, और उसकी शैली की भी रक्षा हो सके कि ताकि ये पता चल सके कि किस प्रकार किस समय में या किस कालखंड में पाठ को अभिव्यक्त करने के लिए या अपने मनोवेगों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न शैलियाँ प्रयोग में थी और उनका अनुवाद हो, ताकि अलग समाज या विभिन्न समाज भी उन संस्कृतियों से और अभिव्यक्ति की शैलियों से परिचित हो सके और उसका लाभ ले सके। अर्थ ग्रहण के पश्चात सामग्री में निहित बिंब, प्रतीक,
अलंकारों की परतें खोली जाती हैं। हम जब अनुवाद की प्रक्रिया में जब हम जिक्र करते हैं कि विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, तो जो विश्लेषण का जो पहला जो चरण है, जिसके अंतर्गत अनुवादक या अनुवादिका से अपेक्षा की जाती है कि वे अर्थ ग्रहण करते हैं, उस अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया के दौरान उन्हें पाठ के साथ साथ या पाठ के कथ्य के साथ साथ उसकी शिल्प के स्तर पर उसका बिंब, उसका प्रतीक, उसका रस, अलंकार, यानी जो भाषा का जो पूरा सौष्ठव है उसका भी विश्लेषण करने की, उसका अर्थ ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। और जब इन स्तरों से जब अनुवादक या अनुवादिका जूझते हैं तो किस प्रकार ये स्तर अनुवाद के दौरान अनुवादिका या अनुवादिका के सामने किस प्रकार एक चुनौती के रूप में होते हैं कि जब वे इन बिंबों, इन प्रतीकों या भाषा का जो सौष्ठव है, उसका जो पूरा सामाजिक सांस्कृतिक उसकी जो निर्मिति है, जो पाठ है जिसे हम संपूर्ण पाठ कहते हैं, वो पूरी तरीके से संप्रेषित हो सके। वहीं से अनुवादिका या अनुवादक के सामने अननुवादिता की स्थितियाँ पैदा होती हैं या अनुवाद की सीमाएं जिन्हें हम कहते हैं वो हमें दृष्टिगत होती हैं। सृजनात्मक साहित्य के दो रूप होते हैं, पद्य या काव्य साहित्य जिसे हम कविता कहते हैं या काव्य कहते हैं, और दूसरा गद्य साहित्य जिसके अंतर्गत गद्यगत सारी विधाएँ आती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काव्यानुवाद पर। कविता के अनुवाद को लेकर अलग अलग समय में अनुवादकों ने चिंता व्यक्त की है और ये महसूस किया है कि कविता का अनुवाद लगभग एक असंभव कार्य है। विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने इस पर अपने मत व्यक्त किए हैं और महसूस किया है कि कविता क्योंकि न केवल एक भाषा और संस्कृति और समाज का ही प्रतिबिंब होती है, बल्कि मनुष्य का या कवि जिसे हम कहते हैं, जिसे हम सहृदय कहते हैं या रचनाकार कहते हैं, उसके मानस का भी प्रतिबिंब होती है। और किसी भी मनुष्य के भीतर या रचनाकार के भीतर जो विभिन्न आवेग या मनोवेग जो उतार चढ़ाव लेते हैं, किस प्रकार वे उसके बीच घटित हो रहे होते हैं, जब वे शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं, जब वे भाषा में अपना आकार ग्रहण करते हैं, तब वे अपने आप में एक खास अनुवाद की प्रक्रिया से जूझ कर आए होते हैं। जब आप अपने मन के आवेगों को या मन के भावों को शब्द देने का प्रयास कर रहे होते हैं। अनुवाद, जब हम भाषांतरण की बात करते हैं, जब आप एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद की बात करते हैं, तब ये प्रक्रिया और जटिल हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए मनोवेगों को या एक व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए भावों को अभिव्यक्त जब एक भाषा में होने के बाद सेम या उसी तरह मिलता जुलता भाव दूसरी भाषा में क्रिएट किया जाना, उसका सृजन करना अपने आप में उतना ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए अक्सर महसूस किया जाता है कि कविता का अनुवाद एक लगभग असंभव कार्य है, क्योंकि कविता के अनुवाद में भाषा, संस्कृति, मनोवेगों और जो उसकी शैली है उसके साथ उसके पूरे सौष्ठव को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो काव्यानुवाद को इसीलिए एक श्रम साध्य और जटिल काम माना जाता है। काव्यानुवाद में न केवल मूल भाव एवं दृष्टि की रक्षा करनी होती है, बल्कि अभिव्यक्ति शैली को भी उसी तरह उसी खूबसूरती से बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। कविता में सबसे पहली सीमा पर्याय चयन से संबंधित है। कवि के मूल भाव तक तो पहुंचा जा सकता है, किंतु उसी मूल भाव को उसी आकर्षण के साथ एवं प्रभावशील रूप में प्रकट कर पाना कठिन है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार अलग अलग समय में और अलग अलग कालखंडों में लिखा गया जो साहित्य है, भारत के संदर्भ में हम यहाँ बात करें अगर, तो किस प्रकार अलग अलग कालखंडों में लिखा गया जो साहित्य है, जिसका अपना एक साहित्यिक सौष्ठव है, जिसके अंतर्गत उसकी अलंकार विधान, उसका भाषा, उसका रस विधान, उसकी अर्थ छवियाँ किस प्रकार और उसका जो छंद है वो किस प्रकार अपने न केवल समय को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी शैली को भी प्रतिबिंबित करता है। और जब वो अनुवादक के सामने एक चुनौती के रूप में आते हैं, तो किस प्रकार ऐसे समस्याएं उनके सामने एक बड़ी समस्या या अननुवादिता की स्थिति को पैदा करती हैं। हमारे सामने रीतिकालीन कवि बिहारी का एक दोहा है, जिसमें कुछ शब्द है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। तो हम यहाँ देखते हैं कि इन दो पंक्तियों के अंदर कितने सारे भावों को एक साथ समेटा गया है, और न केवल समेटा गया है बल्कि उसकी लय को, उसकी तुक को, उसके छंद को भी मेंटेन किया गया है। अगर ऐसे पाठ का अनुवाद जो एक केवल दो पंक्तियों का एक दोहा है यहाँ हमारे आंखों के सामने, वे किस प्रकार जब दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए अनुवादक के सामने चुनौती के रूप में होता है, तो किस प्रकार ये एक बड़ी चुनौती होता है। और यहाँ हम वास्तव में देखते हैं कि अननुवादिता की स्थिति कैसे उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि बिहारी के लिए कहा जाता है कि वे गागर में सागर भरने का काम करते हैं, यानी कम शब्दों में अधिक बात को कहने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि प्रार्थना, नकारना, प्रेम, खीज, मिलन, खिलन, लज्जित होना आदि कितने सारे भाव हैं जो एक प्रेमी प्रेमिका के बीच में प्रकट होते हैं जब दोनों का आंखों से संवाद होता है। तो अब इसी दोनों पंक्तियों को जब अनुवादिका या अनुवादक को
किसी अन्य भाषा में जब अनुवाद करना होगा तो चुनौती कितनी बड़ी होगी। तो इन्हीं चुनौतियों पर हम आगे भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार कविता के अनुवाद को लेकर विभिन्न अनुवादकों ने या विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने अपनी बात कही है और किस प्रकार अनुवाद को लेकर वे एक बीच का रास्ता निकालते हैं कि अनुवाद अगर ऐसी स्थिति में यदि संभव ना हो तो क्या क्या तकनीक अपनाई जा सकती है। अनुवादक एक सर्जक भी होता है जो मूल रचना के भाव शैली को अपने में समाहित कर नवीन प्रभावमयता के साथ चित्रित करता है। उमर खयाम की रुबाइयाँ इसका स्पष्ट उदाहरण है जिनका अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों भाषाओं में अर्थभाव एवं शैलीपरक अनुवाद हुआ। उमर खयाम की जो रुबाइयाँ हैं उसका अनुवाद अंग्रेजी में फिट्जराल्ड ने किया। ये उमर खयाम की रुबाइयों में से हम एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका कि अंग्रेजी अनुवाद फिट्जराल्ड ने किया और फिर उसका एक हिंदी अनुवाद, पुनः अनुवाद जिसे कहा जाए, हिंदी अनुवाद उसे बहुत चर्चित रचना के रूप में जिसे हम सभी ने पढ़ा है, हरिवंश राय बच्चन का मधुशाला। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार एक मूल रचना जो एक खास भाषा और एक भाषिक प्रतीकों के बीच रची गई, जिसके मायने बिल्कुल अलग थे, जिसका समय या परिवेश एकदम अलग था, उसका अनुवाद जब कॉलोनियल पीरियड में फिट्जराल्ड करते हैं तो किस प्रकार उसका न केवल अनुवाद करते समय वे एक अलग रणनीति का प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से वे एक तरह से पुनर्रचना कर देते हैं, पाठ का एक तरह से एक नया ही भाव प्रकट कर देते हैं जिसके अंतर्गत वह रचना अपने उसी शब्द क्रम में या उसी नियत भावों के साथ ना आकर एक नया आकार लेती है और ज़्यादा विस्तार पाती है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि जब हम मधुशाला के बारे में पढ़ते हैं तो उसी जो चार पंक्तियाँ, अरबी फारसी की जो चार पंक्तियाँ हैं वो किस प्रकार वापस हिंदी में आकर वो न केवल एक नई रचना को जन्म देती हैं जो एक तरह से पुनर्सृजन का उदाहरण है या न्यू राइटिंग का उदाहरण है जिसका जिक्र सुजीत मुखर्जी करते हैं। तो हम देखते हैं कि अनुवाद में, कविता के अनुवाद में जो ये रणनीति है जो वास्तव में अनुवादिका अनुवादक के सामने बहुत बड़ी चुनौती के रूप में होती है, क्योंकि अगर वह एक छंदबद्ध रचना है या एक खास शैलीबद्ध रचना है उसका अनुवाद यदि संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में अनुवादक या अनुवादिका कौन सी रणनीति अपनाते हैं और किसके माध्यम से उस पाठ को पुनर्सृजित करते हैं, उसका पुनर्निर्माण करते हैं। तो जब मैंने इसका उदाहरण दिया उमर खयाम की रुबाइयों का, जिसका कि अंग्रेज़ी और हिंदी अनुवाद हमारी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं, अंग्रेज़ी अनुवाद फिट्जराल्ड और हिंदी अनुवाद मधुशाला के रूप में हरिवंश राय बच्चन का है। उसी प्रकार अनुवाद की कविता के अनुवाद को लेकर जो अक्सर जो एक बहस रही और कविता के अनुवाद को लेकर जो अनुवादिता की जो समस्या रही उसको भी विभिन्न अनुवादकों ने अलग अलग तरीके से अपने रास्ते निकालने की कोशिश की है। जैसे कि अगर हम 19वीं सदी में बात करें, एजरा पाउंड ने जब 8वीं सदी के चाइनीज़ पोइट्स का जब ट्रांसलेशन किया या चीनी कविता का जब उन्होंने अनुवाद किया तब उन्होंने महसूस किया कि दो विभिन्न कालखंडों में ही नहीं, बिल्कुल दो अलग परिवेशों की कविताएं जब उनको हम एक नए समय में, बिल्कुल अलग परिवेश में, बिल्कुल अलग कालखंड में जब उसकी ज़रूरत को हम महसूस करते हैं तो बहुत संभव है कि हम उसकी जो शैली है उसका निर्वाह ना कर पाएँ और उसकी शैली ना बच पाए। तो उसके लिए वो एक नई तकनीक की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर अनुवाद में, कविता के अनुवाद में यदि उसका भाव भी बच जाता है तो वह भी एक तरह से अनुवाद है, अनुवाद संभव हुआ है, जिसमें वो मेटापोइया, फोनोपोइया और लोगोपोइया जो उनके टेक्निकल टर्म्स हैं पोइट्री के अनुवाद के संदर्भ में, वे कहते हैं कि अगर ऐसे अनुवाद में अगर लोगोपोइया यानी कविता का बुद्धि तत्व यानी उसका जो भाव तत्व है वह भी बच जाता है तो भी अनुवाद संभव है। तो ये जो अननुवादिता की स्थितियां हैं ये किस प्रकार अनुवादका या अनुवादकों ने इससे जूझने का प्रयास किया है। उसी तरीके से जब ऑक्टेवियो पाज की बात करते हैं जो 19वीं सदी के ही महत्वपूर्ण कवि हैं, 19वीं-20वीं सदी के महत्वपूर्ण कवि हैं, उनको भी हम देखते हैं जो मैक्सिकन पोइट है उनका मानना है कि कविता का अनुवाद तो कविता तो वही है जो रूपांतरित हो गई, यानी जिसका ट्रांसलेशन हो गया, जिसे हम ले जा पाए, यानी जो हम बचा पाए वही कविता है। तो इस तरीके से क्योंकि कविता एक ऐसी जटिल विधा है जिसका कि अनुवाद लगभग एक असंभव कार्य है, क्योंकि यदि आप उसके भाव की रक्षा कर भी लेते हैं जो अपने आप में भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि आपको मूल रचनाकार के मनोभाव तक, उसकी मनोभूमि तक पहुंचकर उस पाठ को डिकोड करना होता है और उसे डिकोड करके एक नई भाषा में पुनर्स्थापित करना होता है। तो यहाँ पे अपने आप में एक इतनी बड़ी चुनौती कविता के अनुवाद की हो जाती है कि वे किस प्रकार उस भाव को पुनर्अभिव्यक्त करें। अगर ऐसी स्थिति में अगर पुनर्अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है तो वो किस प्रकार उसके लिए एक तीसरा रास्ता निकालते हैं, जिसका कि जिक्र मैंने किया ऑक्टेवियो पाज के संदर्भ में या फिर इनके संदर्भ में और एजरा पाउंड के संदर्भ में। उसी तरीके से हम देखते हैं कि जब हम अनुवाद में, कविता के अनुवाद में जब हम शैली को लेकर जब हम
बहुत रिजिड हो जाते हैं, या उसको लेकर जब हम बहुत ये तय कर लेते हैं कि कहीं भी समझौता नहीं करेंगे, तब वहाँ जो अनन्वाद्यता की स्थिति है वो अपने आप में गंभीर समस्या बन जाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि मैथ्यू ऑर्नर ने होमर के ट्रांसलेशन के दौरान इस तरह की जो बिंदु उठाए, जो उन्होंने निबंध लिखे होमर के अनुवाद पर, उन्होंने माना कि जब तक कोई मूल भाषा का रचनाकार अपने भाव, अपने परिवेश, अपने कालखंड और उसके साथ साथ अपनी शैली, यानी वो संपूर्णत्व में जब तक अनुवाद नहीं होता, तब तक वह अनुवाद असंभव अनुवाद है या असफल अनुवाद है। हम कैटफर्ड के संदर्भ में बात कर चुके हैं कि किस प्रकार भी पूर्ण अनुवाद की बात करते हैं, तो मैथ्यू ऑर्नर भी लगभग उसी तरह संदर्भ में बात करते हैं कि पूरी तरीके से अनुवाद होकर वह लक्ष्य भाषा में स्थापित हो, और यदि स्थापित नहीं हो पाता है तो वह एक असफल अनुवाद है या अधूरा अनुवाद है। तो वो होमर के अनुवाद के संदर्भ में इसका जिक्र करते हैं। तो कविता के अनुवाद के संदर्भ में हमने समझा कि किस प्रकार कविता के अनुवाद को में विभिन्न जटिलताएं आती हैं, जो उनकी समय, उन रचनाकार की मनोभूमि, उनका कालखंड, उनका शैली, उनका पूरा परिवेश के आधार पर जब हम उसे नई भाषा में प्रत्यारोपित करने की कोशिश करते हैं तो वे समस्याएं किस प्रकार आती हैं। और इसी आधार पर हम देखेंगे जो साहित्य की जो भाषा है, उस भाषा की जो विशेषता है, वह विशेषता क्या क्या है, जो अन्य साहित्यों यानी कि जिसे हम ज्ञानात्मक साहित्य कहते हैं, उससे वे किस प्रकार भिन्न है। तो साहित्य की जो भाषा है, चाहे वह कविता हो या गद्य साहित्य हो, काव्य साहित्य हो या गद्य साहित्य हो, दोनों की भाषा की जो खूबसूरती है या उसकी जो विशिष्टता है, वह है उसका लाक्षणिक और व्यंजनापरक प्रयोग, यानी कि जो वाक्य के माध्यम से या जो पाठ के माध्यम से जो कहा गया है, उसका उतना ही सीमित अर्थ ना होकर उसकी विभिन्न अर्थ छवियों की खोज करना, पंक्तियों के बीच जो छुपे हुए अर्थ हैं उनकी विभिन्नताओं तक पहुंचना और उसको उस अंजाम तक पहुंचाना या उस अर्थ तक पहुंचाना जहां तक लेखक ने उसकी कल्पना या मूल रचनाकार ने उसकी कल्पना की होगी। उसी तरीके से जब उसके हम शिल्प की बात करते हैं तो बिंब या कल्पना, रस और अलंकार, इन सभी के मिश्रण से ही एक पाठ अपने कथ्य और शैली के आधार पर एक आकार लेता है। ये साहित्य की भाषा किस प्रकार गैर सृजनात्मक साहित्य या ज्ञानात्मक साहित्य से भिन्न होती है, ये इसकी पहली विशेषता है। इसे समझकर ही किसी अनुवादिका या अनुवादक को सबसे पहले ये तय करने की आवश्यकता होती है कि क्या वे इसके लिए एक उचित पात्र हैं भी या नहीं। जो अननुवादिता की स्थिति है वो भी आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है कि एक अनुवादक या अनुवादिका होने के नाते क्या आप में वो स्किल, वो कौशल है कि आप इस तरह के पाठ को का अनुवाद कर सके या उसके साथ सही न्याय कर सके। तो कविता में हम देखते हैं कि जो अलंकार है और रीतिकालीन साहित्य में खास तौर पर अलंकारों का भरपूर प्रयोग हुआ। हम देखेंगे यहाँ जो उदाहरण है उन उदाहरणों में अगर देखें तो जो पहला जो 4 पंक्तियाँ हैं उसमें जो हरि शब्द की पुनरावृत्ति हुई है 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 बार हरि शब्द का प्रयोग हो रहा है। हरि बोलियो, हरि ने सुनियो, हरि गयो हरि के पास, हरि कूद्यो, हरि मिलियो, हरि हो गयो उदास। तो एक ही शब्द किस प्रकार अपने न केवल अर्थ छवियाँ बदल रहा है बल्कि एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है। और क्या हमें जब उसका हम लक्ष्य पाठ में जब उसका हम अनुवाद कर रहे होते हैं तो क्या एक ही शब्द से जो विभिन्न 7 अर्थ रचनाकार ने व्यक्त करने की कोशिश की है, जो ये शब्दालंकार के माध्यम से जो चमत्कार पैदा करने की कोशिश की गई है, क्या ये चमत्कार जब हम किसी दूसरी भाषा में इसका अनुवाद कर रहे होते हैं तो क्या ये चमत्कार वहाँ भी क्रिएट हो पाता है या नहीं। उसी तरीके से हम देखेंगे अगली पंक्ति में कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ कनक और कनक के 2 अर्थ हैं जिसमें पहले का अर्थ सोना और दूसरे का धतूरा है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो किस प्रकार सोने में धतूरे से भी ज़्यादा मादकता होती है, इस संदर्भ में इसका अर्थ है। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार ये शब्दों के खूबसूरती से किए गए प्रयोग से या शब्दालंकार के प्रयोग से किस प्रकार इसमें भाषा में चमत्कार पैदा करने की कोशिश की गई है। और ये देखा गया है कि एक ही शब्द किस प्रकार कई सारे अर्थ देता है। क्या हमें लक्ष्य भाषा में या लक्ष्य पाठ में इस तरह के शब्द मिल पाते हैं? यदि नहीं मिल पाते तो वास्तव में वहाँ अननुवादिता की स्थिति पैदा हो जाती है। तो क्योंकि कविता में शाब्दिक चमत्कार के साथ साथ भाषिक चमत्कार के साथ साथ कल्पनाशीलता, उसकी रस या उसका जो भाव है उसकी भी प्रधानता होती है, तो अनुवादक या अनुवादिका को केवल शब्दों से बंध कर या उसकी शैली से बंध करके ही अनुवाद कर यदि वे करें तो शायद वे एक संपूर्ण अनुवाद नहीं होगा।
तो इस तरह हम देखते हैं कि कविता के अनुवाद में अनुवादक की जो इकाई है, अनुवाद की जो इकाई है वह बदल जाती है। कभी वह भाव प्रधान हो जाता है, कभी वह शैली प्रधान हो जाता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ जो 2 पंक्तियाँ हैं, इट आर टच स्वीट प्लेजर मेल्ट लाइक टू बबल्स व्हेन रेन पेटलेट, तो हम देखते हैं उसका अनुवाद उन्हें आनंद मधुर तो गल जाता छूने से, पानी में जाते फूट बगुले जैसा। तो किस प्रकार केवल भावों को पकड़ के रचनाकार ने, जिसको हम कह सकते हैं कि लक्ष्य भाषा का रचनाकार यानी कि अनुवादक या अनुवादिका, किस प्रकार उसके भाव को ग्रहण करके उसका अनुवाद करने का प्रयास किया है। उसी तरह कविता का अनुवाद को लेकर जैसा मैंने कहा कि विभिन्न रणनीतियाँ हो सकती हैं जब इस तरह की अननुवाद्यता की स्थितियाँ अनुवादक के सामने जब आती हैं, और इस तरह की अननुवाद्यता की स्थितियों को यदि हम ये तय कर लें कि उसकी शैली का भी अनुवाद होना या उसके संपूर्णत्व का अनुवाद होना अनिवार्य है, तब यह अननुवाद्यता की स्थिति ज़्यादा जटिल हो जाती है। यदि अनुवादिका या अनुवादक पाठ की प्रकृति के हिसाब से, पाठ की ज़रूरत के हिसाब से, और जिस खास समय में हम उसका अनुवाद कर रहे हैं, जिस खास उद्देश्य से हम उसका अनुवाद कर रहे हैं, यदि हम इसका अनुवाद इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि हम उस शैली को स्थापित करना चाहते हैं या उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, उस पर बात करना चाहते हैं, तब तो ये समस्या अलग तरह की है। लेकिन यदि हमारा उद्देश्य भाव का अनुवाद करना है, जिसका कि बहुत ही खूबसूरत प्रमाण हमें रामकथा के संदर्भ में देखने को मिलता है, जिसकी मूल रचना हम वाल्मीकि रामायण को मानते हैं, लेकिन आज भी निराला की राम की शक्ति पूजा तक हमें उसकी विभिन्न रचनाएं देखने को मिलती है, विभिन्न पुनर्रचनाएं देखने को मिलती हैं, कहा जाए कि खूबसूरत अनुवाद देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मूल रचनाकार ने जो कथ्य कहा है उसी को संप्रेषित करना अनुवादक या अनुवादिका का उद्देश्य है, जो अपने अपने कालखंड में, अपने अपने समय में, अपनी अपनी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसका पुनर्निर्माण किया जाता रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा मूल भाव क्या है, हमारा मूल उद्देश्य क्या है। अगर अनुवादिका या अनुवादक को अपना मूल उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो वे इस तरह की अननुवाद्यता की जो स्थितियाँ हैं उनसे भी जूझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे गद्यानुवाद के संदर्भ में, क्योंकि कविता साहित्य के 2 प्रकार, काव्यानुवाद और गद्यानुवाद। तो अब हम गद्यानुवाद पर बात करेंगे, जिसके अंतर्गत वे सारी विधाएँ आती हैं जिसका कि हमने अभी जिक्र भी किया, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज आदि। तो हम देखते हैं कि गद्य के अनुवाद में भी विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि साहित्य की भाषा की जब हम बात करते हैं तो लक्षणापरक भाषा, व्यंजनापरक भाषा, बिंबों की प्रधानता, कल्पनाशीलता, भाषा में आरोह अवरोह, रस की प्रधानता, ये कविता और कहानी में समान रूप से है। ये कहा जा सकता है कि कई बार एक कहानी में, कविता में ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, और कई बार एक कहानी में या उपन्यास में या नाटक में भी इसका जो प्रयोग है वो उसकी विषय वस्तु के हिसाब से बदलता है। तो जब हम जिस तरह की समस्याओं से हम कविता के अनुवाद में जूझते हैं, कुछ उस तरह की ही मिलती जुलती समस्याएं हमारे सामने जब हम गद्यानुवाद और साहित्य का अनुवाद के संदर्भ में बात कर रहे हैं उससे हम जूझते हैं, क्योंकि वहाँ की जो भाषा है वो किस प्रकार अपने अर्थों, अपनी परतों में कितने अर्थ समेटे हुए हैं। अब यहाँ देखेंगे कि एक प्रयोग हमने दिया है कि देखते देखते मेरी आँखें दुख गईं, और दूसरा है देखते देखते दिन बीत गया। देखते देखते का जो 2 बार प्रयोग है, देखने में आप देख सकते हैं कि समान ही लग रहा है, लेकिन दोनों में अगर आप देखें उसके मीनिंग को अगर समझने का प्रयास करें तो किस प्रकार वह मीनिंग बदलता है, उसका अर्थ बदलता है। दोनों उदाहरणों में देखते देखते शब्द का प्रयोग का विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। पहले उदाहरण में समय का अधिक रूप प्रकट हो रहा है, यानी देखते देखते मेरी आंखें दुख गई, बहुत देर से देखते देखते मेरी आंखें दुख गई, और दूसरा है कि कैसे पलक झपकते ही दिन बीत गया। तो यहाँ एक समय के लंबे उसकी बात कर रहा है, लंबे समय की बात कर रहा है, और दूसरा कम समय या जल्दी बीत जाने वाले समय की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर समान शब्द किस प्रकार अर्थ में अलग अलग बदल जाते हैं, और किस प्रकार इनकी जो प्रयुक्ति है या इनका जो प्रयोग करने का जो तरीका है, यदि अनुवादिका अनुवादक इसको ना समझ पाएँ तो कहाँ वो एक तरह से अननुवादिता की न केवल स्थिति पैदा होती है, बल्कि अनुवाद कहीं ना कहीं अधूरा भी रह जाता है। दूसरी ओर अगर नाटक की बात करें तो नाटक को हम कविता के करीब भी ले जाकर देख सकते हैं, क्योंकि नाटक की जो खूबी है उसमें दोनों तरह के नाटक देखने को मिलते हैं, काव्य नाटक भी और गद्य नाटक भी। काव्य नाटक के अंतर्गत भी वही सारी चीज़ें होती हैं जो हम कविता के संदर्भ में अभी समझ कर आए हैं, लेकिन उसके साथ उसके कथा तत्व भी जुड़ता चलता है।
तो नाटक में जो कथा तत्व है वह केवल उपन्यास और कहानी के कथा तत्व जैसा नहीं है, बल्कि उसके साथ उसका पूरा मंच भी जुड़ा हुआ है। हम देखेंगे नाटक को अपने लिखित रूप से निकलकर रंगमंच की प्रक्रिया के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचना होता है। उसके साथ संगीत, रोशनी का प्रभाव, कथ्य गेयता आदि भी महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। पात्रों की सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रत्येक पात्र की अपनी एक विशिष्ट और पृथक शैली, उसका वाक्य प्रयोग, उसी तरीके से पात्रों के संवाद, उनका वातावरण का चित्रण, उनका व्यवहार, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, वो उनकी चुप्पियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो वो संकेतों के माध्यम से या प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश को घटाकर या बढ़ाकर या किसी अन्य माध्यम से उसे प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो जिस प्रकार कविता के अंतर्गत कम कहे हुए में ज़्यादा को पाने की संभावना होती है, उसी प्रकार नाटक में भी शब्दों के प्रयोग कम और उसके आसपास का जो परिवेश का जो निर्मिति होती है, जो बुनावट होती है, उसमें भी कई सारे अर्थ छिपे होते हैं। तो नाटक के अनुवाद को लेकर भी इस प्रकार की अनुवाद्यता की स्थितियाँ पैदा होती हैं। अगर मैं उदाहरण के रूप में कहूँ तो मोहन राकेश का एक नाटक है आधे अधूरे, जिसके जो पात्रों के संवाद है वे अधूरे संवाद हैं। वे संवाद पूरे संवाद नहीं है, कहीं भी पात्र कई जगह पात्र अधूरे संवाद बोलते हैं, जैसे कुछ बोला उसके बाद डॉट डॉट कह के उस संवाद को अधूरा छोड़ दिया गया। या कैंची की कतरन भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, आँखों से जो वो कह रहे हैं वो भी बहुत कुछ कह रहे हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस नाटक को, उसकी जो भाषा है उसे संपूर्ण बनाते हैं। इसी तरह अनुवादिका अनुवादक से भी अपेक्षा की जाती है कि उन सारे भावों को जो कहा गया है और जो नहीं कहा गया है, उन दोनों को पकड़ते हुए वे उसका अनुवाद करें। और वह तभी संभव है जब वे उसके पूरे, न केवल उसके कथ्य को बल्कि उसके शिल्प को भी, और यहाँ शिल्प और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नाटक मूलतः एक दृश्य विधा है। दृश्य विधा होने के कारण उसका जो शिल्प है वो एक जटिल शिल्प है या एक तरह से अलग शिल्प है, जिसमें उसके सारे तत्वों को पकड़ा जाना ज़रूरी है। और उसको पकड़कर उनकी भाषा शैली, पात्रों के संवाद, वातावरण, संगीत की योजना, रोशनी, लाइट का प्रयोग, संगीत का प्रयोग, पात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। उसी तरह मैंने जैसे कहा कि मोहन राकेश का एक नाटक है आधे अधूरे, दूसरा उनका आषाढ़ का एक दिन या लहरों के राजन, जिसमें हम देखते हैं कि जो उनकी पृष्ठभूमि है वो बिल्कुल बदल जाती है। तो किस प्रकार एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और एक बिल्कुल कंटेम्प्रेरी पृष्ठभूमि के ये जो अलग अलग नाटक किस प्रकार उस पूरे परिदृश्य में भी एक परिवर्तन खड़ा कर देते हैं, और किस प्रकार अनुवादिका या अनुवादक के सामने ऐसी समस्याएं अनुवादिता की स्थिति तक पहुंच सकती हैं जिनसे उन्हें बहुत खूबसूरती से डील करने की आवश्यकता होती है। कथा साहित्य जिस पे हमने अभी जिक्र किया, नाटक के बाद हम अब कथा साहित्य की बात करेंगे कि कथा साहित्य की जो खूबसूरती है वह उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, उसकी भाषा की आंचलिकता, और ख़ासतौर पर अगर हम अस्मितावादी साहित्य की बात करें तो अस्मितावादी साहित्य और उसकी संवेदनशीलता, भाषा की लाक्षणिक और व्यंजना शक्ति, भोगे हुए यथार्थ की भाषा बनाम मानक भाषा, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग, शैलीगत विशिष्टता आदि। तो हम देखते हैं कि जो कथा साहित्य है, मूलतः कथा साहित्य का उद्देश्य मानक भाषा, या कहा जाए कि जो जिस तरह की भाषा हम शब्दकोशों के माध्यम से देखते, जानते और समझते हैं, उससे वे किस प्रकार अलग होती है। अगर हम भाषा की आंचलिकता के दृष्टि से अगर मैं उदाहरण दूं तो श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, राही मासूम रज़ा का आधा गांव, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मैत्रेय पुष्पा का चाक, या इस तरह के बहुत सारे उपन्यास हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो उनके आंचलिक परिवेश में बुनी हुई हैं। और जब वे आंचलिक परिवेश में बुनी होती हैं तो उस आंचलिकता के परिवेश में बुने होने के कारण उनका जो शब्दावली है, उनकी जो भाषा प्रयोग है वो भी उतना ही आंचलिक हो जाता है। ऐसे प्रयोगों को जब आप अनुवाद कर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसी भाषा में जब आप उसका अनुवाद कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अगर हम फणीश्वरनाथ रेणु की मैला आंचल की ही बात करें, जो पूरी तरह से बिहार के पूर्णिया जिले के पूरे सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बुना हुआ पाठ है, उसका जब हम अनुवाद अंग्रेज़ी में करते हैं, जिसका कि अनुवाद अंग्रेज़ी में हुआ भी है, हम देखते हैं कि क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज़ी में ना तो, या ऐसे भाषाओं में जहाँ भाषाओं में इतनी विविधता नहीं है, जहाँ बहुभाषी समाज नहीं है, वहाँ जब हम ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की भाषा को, या भाषा के लोकोक्ति मुहावरों की जो प्रयोग है, या भाषा की जो आंचलिकता है, जब इसे हम प्रत्यारोपित करने की या पुनर्स्थापित करने की दूसरी भाषा में प्रयास कर रहे होते हैं, तब जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो उसका होता है कि जब वह भाषा जब अनुवाद होती है तो वो बिल्कुल अपने चोले को ही छोड़ देती है, या अपने पूरे तरह से उसकी जो आउटर लेयर होती है वो छूटती चली जाती है, क्योंकि वह जाकर वह हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, ऐसे शब्दों में हम उनका अनुवाद कर देते हैं जो
उनकी आंचलिकता को आंचलिकता का संकेत नहीं कर पाती। उसी तरीके से हम देखते हैं जो अस्मितावादी साहित्य, जिसके अंतर्गत हम भारत के संदर्भ में बात करें तो चाहे दलित साहित्य हो, स्त्री साहित्य हो या आदिवासी साहित्य हो या जो जितने भी अस्मितावादी साहित्य हैं, उनका जो सत्य है वो भोगा हुआ यथार्थ है, जैसे कहा जाए कि उनका बिल्कुल अपने जीवन से या एकदम अपने जीवन के ऐसे अनुभवों से का निकला हुआ साहित्य है या अनुभव हैं जो अभी तक शायद, जिसे हम मेन स्ट्रीम लिटरेचर कहते हैं, तथाकथित जिसको हम मूल धारा का साहित्य कहते हैं, मुख्य धारा का साहित्य कहते हैं, उसमें वो नहीं आया। जब इस तरह का साहित्य जब हमारे सामने आता है और अनुवादक या अनुवादिका के सामने जब उसकी चुनौती होती है, तब वो क्या करते हैं कि उनसे मिलते जुलते शब्द या उनके जो निकटतम समतुल्य है उनका प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, जो आप कह सकते हैं जो हमारी एक मानक भाषा, जो हमारे शब्दकोशों में या हमारी किताबों में या ज्ञानात्मक साहित्य के माध्यम से जिस भाषा को हम जानते हैं। तो जब ऐसे साहित्य का अनुवाद जब किया जाता है जिसकी अपनी विशिष्टताएं हैं, जिसका कि अपना एक खास शब्द प्रयोग है, जो अपने एक खास स्वरूप में निर्मित है, जैसे बामा है, बामा का संगति है, या हम कहें कि महाश्वेता देवी की रचनाएं हैं जो पूरी तरह वो बंगाल के आदिवासी पृष्ठभूमि की रचनाएं लिखती हैं, या हम कहें राकेश कुमार सिंह का पठार पर कोहरा है, ये इस तरह की बहुत सारी रचनाएं जो कि, या निर्मला पुतुल की कविताएं हैं। तो ये जो विभिन्न रचनाएं हैं जो उनके अपने परिवेश से और उनके ऐसे अनुभवों से जो अभी लार्जर समाज तक या व्यापक समाज तक पूरी तरह खुलकर नहीं पहुंच पाया है, जब ऐसे शब्द अनुवादक अनुवादिका के समक्ष आते हैं, तब वे ऐसे शब्दों का अनुवाद करते समय जिस मानक भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, तब वहाँ ये वास्तव में एक अननुवादिता की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि अनुवाद में फिर वही जिसका एक डर रहता है कि वो होमोजेनाइज हो जाने का खतरा पैदा हो जाता है। तो कथा साहित्य का अनुवाद किस प्रकार एक अनुवादक या अनुवादिका के समक्ष चुनौती होता है, उसकी जो भाषा है वो किस प्रकार अपने आप में लक्षणापरक भाषा है, व्यंजनापरक भाषा है, जिसका अपना एक सामाजिक सांस्कृतिक निर्मिति है, जिसके अपने कुछ भाषिक प्रयोग हैं, जिसकी अपनी एक शैलीगत विशेषता है, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग है। तो वो किस प्रकार ये सारी की सारी भाषा और सारा का सारा जो पूरा सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक परिवेश जो निर्मित होता है, वे अगर जो कि एक अनुवादक या अनुवादिका से अपेक्षा की जाती है कि उसे यथासंभव ये लक्ष्य भाषा में पुनर्रचित करें। पुनर्रचित वे तभी कर पाएंगे जब वे इन शब्दों का पूरा तरह से जब उनके पर्याय हैं वे ढूंढ लेंगे, जो लगभग एक असंभव कार्य है, क्योंकि ऐसे शब्दों के पर्याय दूसरी भाषा में मिलना इसलिए भी असंभव है क्योंकि एक तो भोगे हुए यथार्थ का सत्य है, दूसरा जब हम दो विभिन्न भाषाओं की बात करते हैं तो वो दो विभिन्न भाषाएं अपने सामाजिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती हैं, जिनके पर्याय मिलना लगभग असंभव कार्य होता है। तो ऐसी स्थिति में अनुवादिका या अनुवादों को इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिसमें अनट्रांसलेटेबिलिटी की समस्या आती है, अनुवाद की सीमाएँ तय हो जाती हैं कि कहाँ का अनुवाद हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता। तो हम इसमें अनुवाद की विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से हम ऐसे अनुवाद को या ऐसे पाठ को जो इस दृष्टि से एक जटिल पाठ हो जाता है, उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करते हैं, उसका अनुवाद करने का प्रयास करते हैं, और ये प्रयास करते हैं कि किस तरीके से उसको वह संप्रेषित भी हो जाए और मूल संस्कृति का भी कहीं ह्रास ना हो या उसका कहीं नुकसान ना हो। हमने सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में आज बात की, जिसके अंतर्गत हमने कविता के अनुवाद की बात की, कथा साहित्य की बात की। उसके अलावा जो कथेतर साहित्य है, जिसके अंतर्गत रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज आदि विभिन्न विधाएं आती हैं, ये विधाएं भी जो साहित्य की जो मूल विधाएं हैं, जिसमें हम कथा साहित्य के संदर्भ में जब इसको समझते हैं, उससे कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक इसमें समानता है, क्योंकि ये सभी की सभी विधाएं, चाहे इसमें कोई कथा तत्व हो या ना हो, लेकिन इसकी जो भाषा की जो प्रयुक्ति है, जिसमें हमने 3 गुण से पीछे गिनवाए थे कि उसकी व्यंजनापरक और लक्षणापरक भाषा, उसमें रस की प्रधानता, बिंबों की प्रधानता या उसमें कल्पनाशीलता की प्रधानता। तो हम देखते हैं कि जो रेखा चित्र हों या संस्मरण हों या जीवनी, आत्मकथा या रिपोर्टाज हों, तो हमें इन सभी जो विधाएं हैं साहित्य की, इन सभी विधाओं में हमें वे सभी गुण देखने को मिलते हैं जो हमें सृजनात्मक साहित्य में, जिसमें हम कविता, नाटक और कथा को भी लेते हैं, उन सब में देखने को मिलते हैं। केवल एक जो थोड़ा सा अभाव हो सकता है, वो भी खास तौर पर जीवनी और आत्मकथा में तो वो कथा तत्व भी रहता है। तो ये कई बार केवल थोड़ा सा कथा तत्व का ह्रास है, कहीं कहीं जैसे रिपोर्टाज में कल्पनाशीलता का अभाव। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारी की सारी विधाएं अपनी भाषिक निर्मिति में या अपनी
जो उसकी जो निर्मिति है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसकी जो पूरी संरचना है, वो कहीं ना कहीं वो सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए इसके अनुवाद की जो रणनीतियाँ हैं या इसके अनुवाद की जो समस्याएं या अनुवादिता की जो स्थितियाँ हैं, वे उससे मिलती जुलती ही होती हैं। तो इसलिए जिस प्रकार की अनुवादिता की समस्याएं अनुवादिका या अनुवादक कविता, कहानी या नाटक, उपन्यास में महसूस करते हैं, उसी से मिलती जुलती समस्याएं वे रेखाचित्र या संस्मरणों के अनुवाद में महसूस करते हैं। और हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा के जो रेखाचित्र हैं, जो उनके संस्मरण हैं, वो किसी भी तरीके से कथा का जो आस्वाद होता है उससे कहीं कमतर नहीं है। उसी तरीके से हम देख रहे हैं जो जीवनियाँ लिखी गई या खासतौर पर जो आत्मकथाएँ लिखी गई, और ख़ासतौर पर जब हम कह रहे हैं तो अस्मितावादी रचनाकारों ने जो आत्मकथाएँ लिखी, तो वो आत्मकथाएँ न केवल उनके जीवन का सत्य हैं, बल्कि उनके बीच में वो कथा तत्व भी साथ साथ चलता है, और वो भाषा की जो लाक्षणिकता और व्यंजनापरकता है वह भी साथ साथ चलती है। तो अनुवादिका या अनुवादक को जब अनुवादिता की समस्याएं आती है, तो वह समस्या इन विधाओं में भी उसी प्रकार की देखने को मिलती हैं। एक अन्य विधा है जिसे निबंध के नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत भारतेंदु जी मूल रूप से मानी जाती है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उसके भी कई प्रकार हैं, जिसमें भावात्मक निबंध भी हैं, ज्ञानपरक निबंध भी हैं, सूक्तिपरक निबंध भी हैं, विश्लेषणात्मक निबंध भी हैं। तो किस प्रकार इसके अनुवाद में साहित्य और साहित्येतर दोनों ही विधाएं या दोनों ही विधाओं की जो अनुवादिता की जो समस्याएं हैं, उसके माध्यम से इन पर विचार किया जा सकता है। इस संदर्भ में जब हम साहित्येतर अनुवाद के संदर्भ में बात करेंगे, तो हम साहित्येतर अनुवाद में साहित्येतर क्षेत्रों में जो अनुवाद की समस्याएं या अनुवादिता की समस्याएं, उसमें भी हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जो निबंध है मूलतः, उसमें भी हमें दोनों प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं, जैसे कि भावात्मक भी और ज्ञानात्मक भी। तो उसी आधार पर उसकी जो अनुवाद की रणनीति है या अनुवादिता की जो समस्या है, वो उसी तरीके से बदलती है और अनुवादक के सामने चुनौती के रूप में होती है, और अनुवादक को इसी बीच से कोई रास्ता निकाल कर उनका समाधान ढूंढना होता है। तो इस सत्र में हमने कथा साहित्य पर और ख़ासतौर पर हमने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में क्योंकि हमने चर्चा की है, तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में हमने साहित्य को लिया, और साहित्य के अंतर्गत जो पाठपरक अनुवाद के संदर्भ में हमने गद्यानुवाद, काव्यानुवाद और गद्यानुवाद के अंदर कथा साहित्य और कथेतर साहित्य सभी को समेटते हुए हमने उन सभी बिंदुओं की चर्चा की जो एक अनुवादक या अनुवादिका के सामने समस्या के रूप में आते हैं, और किस प्रकार ये भी जानने की कोशिश की कि किस प्रकार अनुवादिका अनुवादक चाहें तो इन समस्याओं से जूझ सकते हैं, और किस प्रकार विभिन्न रणनीतियों का इस्तेमाल करके वे इनका अनुवाद भी कर सकते हैं और उसे संप्रेष्य भी बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।